गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग गॉस का एक और एप्लीकेशन आपके सामने लेकर के आए हैं और जिस एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर आपके सामने लेकर आए वो है धनावेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम वी आर गोइंग टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है ना, ये जो हमारे पास आवेशित गोलीय कोष है इसके कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हमारे पास ये एक गोलीय कोष है, ये इसका सेंटर है और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है इसका कैपिटल आर। ठीक है, इसके ऊपर इस प्रकार से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि ये स्फेरिकल शेल है इसलिए जो चार्ज है वो चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर हम ये मान करके चले कि इसकी सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर यहां पर 1 हो गया। अब हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तीन अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, पहली सिचुएशन जब जिस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं वो इस सरफेस के बाहर है, इस जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर है। दूसरी स्थिति वो हो सकती है जब ये जो पॉइंट है जिस पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो इसकी सरफेस पर है। और तीसरी स्थिति वो हो सकती है जब वो पॉइंट इसके भीतर कहीं पर है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब ये जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो कहाँ है, आउटसाइड द चार्ज सेल। वो जब इस चार्ज सेल के बाहर है तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पर, वो हम लोग समझने जा रहे हैं। तो पहली जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में यहां पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है कि जब बिंदु P गोलीय कोष से बाहर स्थित है, गोलीय कोष के बाहर है। ठीक है, गोलीय कोष के बाहर है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो है ओपी की जो डिस्टेंस है ओ से पी तक की सपोज कितनी आर है, यानी ये वो सिचुएशन है व्हेन वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब क्योंकि हम इसे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले यहां पर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है ना, हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो यहां पर इस सिचुएशन में जो हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फेरिकल सेल है, उसको उसके नियर जब हम किसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हम एक सरफेस कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, ओ को हम सेंटर मानेंगे, ये इस रेडियस का एक सर्कल हम इस तरह से ड्रॉ, सर्कल नहीं, सॉरी यहां पर हमें सर्कल दिखाई देगा बट बेसिकली ये सर्कल नहीं है, ये एक यहां पर हम स्फीयर को इस प्रकार से एक सर्कल से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इस बोर्ड के ऊपर स्फीयर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बेसिकली एक स्फीयर है, किस रेडियस का, आर रेडियस का स्फीयर है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर इस पॉइंट P को घेरे हुए हम एक यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं। एलिमेंट्री एरिया इस प्रकार से ले लेते हैं इस सरफेस के ऊपर कि जिसके अंदर क्या है, पॉइंट P स्थित है। ठीक है, अब अगर इसका एरिया DA है, बहुत छोटा सा है, ये जो हमने यहां पर एरिया एलिमेंट लिया है ये साइज में बहुत छोटा है, सपोज इसका जो एरिया है वो कितना है, DA है। ठीक है, तो हम एक वेक्टर की फॉर्म में दिखा सकते हैं कि भाई ये वेक्टर DA हो गया।
ठीक है। और यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि स्पेरिकल है, और यहां पर जो चार्ज है इसके कारण जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस स्पेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो इस पॉइंट पर ही अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं और सपोज वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो ई है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना। मैंने इसको थोड़ा ऊपर दिखा दिया, लेकिन हम किस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, पॉइंट पी पर, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक एलिमेंट्री एरिया आ गया। अब हम इस एलिमेंट्री एरिया से, जो हमारे एरिया एलिमेंट है, इस एरिया एलिमेंट से सॉरी, हम जाने वाले फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सपोज वो जो वैल्यू है, वो जो फ्लक्स पास हो रहा है इस एरिया एलिमेंट से, वो फ्लक्स सपोज कितना है, डी फाई। तो क्षेत्रफल अवयव से जाने वाला फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव से जाने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, माना ये कितना है, डी फाई ई। वेक्टर ई इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, यानी कि जो आपके पास एरिया है, एरिया एलिमेंट है, उसका ये उसका मान। फाइन। अब आप इसको डॉट प्रोडक्ट है, इसको ओपन कीजिए। आप यहां देख रहे हैं ई और डी ए के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री, कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ई डी ए, यानी डी फाई ई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ई डी। ठीक है। तो ये केवल इस एरिया एलिमेंट से जाने वाला फ्लक्स है, पास होने वाला फ्लक्स है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे, अगर आप पूरे के पूरे कंप्लीट स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की बात करें तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे उसके अंदर एरिया हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर हम उन सारे के सारे एरिया से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और उनका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। और इसको करने का सबसे आसान मेथड क्या है, इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन। ठीक है ना। तो अब जब हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किस पर, क्षेत्रफल ए पर। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी, ई डी ए। लेकिन ई का जो मान है यहां पर वो कांस्टेंट है, क्योंकि ई की जो वैल्यू है किसी चार्ज के लिए तो चार्ज पर डिपेंड करती है और एक डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो यहां पर दोनों में से कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो ई में भी टेकन हियर एज अ कांस्टेंट। फाइन। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ओवर सरफेस ए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि इस तरह के जितने भी डी ए इस पर हैं, इस तरह के जितने भी एरिया एलिमेंट इस सरफेस के ऊपर हैं, हम उन सबका टोटल कर दें, मतलब टोटल एरिया निकाल दें इस स्पेरिकल सरफेस का। और हम जानते हैं कि स्पेरिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास ई 4 पाई, और रेडियस जो है इस स्फीयर का कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 था, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब गॉस के नियम से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। ठीक है ना। इसको अब इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों देख रहे हैं कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E
इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा ही आ रहा है जैसा कि हमें किसी पॉइंट चार्ज के लिए मिलता है। अगर हम आपको केवल ये फॉर्मूला दिखाएं, आपसे पूछें भाई ये फॉर्मूला किसका दिखाई दे रहा है आपको, तो अभी तक की जो आपकी जानकारी आप कहेंगे सर कि यहां पर कोई बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। लेकिन अगर जो ऊपर को चले तो बात तो कुछ और पता चल रही है। बात ये पता चल रही है कि हमारे पास एक बिंदु आवेश नहीं है, हमारे पास तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इस केस में जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से काम कर रहा है जैसे ये सारा का सारा जो चार्ज है वो कहां पर कंसंट्रेटेड है, वो पॉइंट ओ पर कंसंट्रेटेड है। तो इसलिए इस प्रकार से हमने यहां पर देखा कि कैसे हम किसी एक स्पेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल है, उसके कारण उसके एक्सटर्नल पॉइंट के लिए किस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इतना इसको ध्यान से देखिए। तो बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट के जो फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आया वो क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी लिख सकते हैं। कैसे? अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें जो आपने सबसे पहले लिखा था, ये बात समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। अब अगर आप इस वैल्यू को यहां से उठाकर यहां रख दें तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q की जगह पर आ गया सिग्मा इंटू 4πr², और नीचे कितना आ गया, स्मॉल r²। तो देखें 4π से 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ε0। ठीक है ना, और यहां क्या बचा, कैपिटल r² ओवर स्मॉल r²। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। तो ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये पहली सिचुएशन हो गई जिस सिचुएशन में हमने एक चार्ज स्पेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करी। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे केस पर। जब ये जो पॉइंट P है ये यहां पर नहीं है, हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं व्हेन दिस पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, स्पेरिकल सेल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब इसकी सरफेस के ऊपर ये पॉइंट है तो उस केस में हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम इन फॉर्मूलों में, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में स्मॉल r को किससे रिप्लेस कर दें, कैपिटल R को। क्योंकि क्यों रिप्लेस कर दें, क्योंकि अभी तक ये कैपिटल R था, सॉरी ये स्मॉल r था, लेकिन जब आप स्मॉल r यहां आ जाएगा, जब ये पॉइंट P यहां आ जाएगा तो ये स्मॉल r और कैपिटल R आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस सिचुएशन में हम यहां पर और यहां पर क्या रख सकते हैं, स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं, जब बिंदु P आवेश वितरण के पृष्ठ पर है, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक, ये सेकंड सिचुएशन आ गई। तो कुछ नहीं करना, पहले तो आप क्या करें, इस वाले फॉर्मूले में आप स्मॉल r की जगह पर क्या रखते हैं, कैपिटल R। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर नेक्स्ट यानी कि 6 डाल दीजिएगा। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ε0 r² ओवर r², ये दोनों आपस में कैंसिल, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ε0। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 7। तो अब तक हमने
यहां पर दो केसेस डिस्कस कर लिए। पहला केस जब पॉइंट एक्सटर्नली लाई कर रहा है, मतलब सरफेस के बाहर है। दूसरा केस जब पॉइंट पी सरफेस पर है। तो उस केस में आप देख रहे हैं कि उस केस में हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आ रही है दैट इज टोटली कांस्टेंट। अगर आप देखें इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है और दिए गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और आर भी कांस्टेंट है। यानी इस सरफेस के ऊपर आप कहीं पर भी चले जाइए, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप देखें ये इसकी जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है कैपिटल आर से ज्यादा है, तो इस सरफेस के ऊपर ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इस पॉइंट से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज यहां तक हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई है। एक बार ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए। तो जो अब इस एप्लीकेशन में हम इसके लास्ट पार्ट में आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने जो केसेस डिस्कस किए, पहले पॉइंट पी कहां था, सरफेस के बाहर। दूसरी सिचुएशन में पॉइंट पी कहां था, सरफेस के ऊपर। अब हमारे लास्ट सिचुएशन में जब पॉइंट पी कहां है, इनसाइड द सरफेस। ठीक है ना। तो यानी तीसरी स्थिति की हम बात कर रहे हैं जब बिंदु पी पृष्ठ के भीतर स्थित है, पृष्ठ के भीतर है। यानी मैथमेटिकली हम इसको कह सकते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज लेस देन वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, अब हम फिर से यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे। इस एलिमेंट्री एरिया पर आप देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है वो ये है, और इस पॉइंट पर जो ई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो हम इसको इस प्रकार से दिखा दे रहे हैं, दैट विल बी वेक्टर ई। ठीक है। तो क्षेत्रफल अवयव से जाने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस उसी तरह से जैसे हमने पहले डिस्कस करी थी, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा हम यहां पर इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्षेत्रफल अवयव से जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, जरा इसको देखते हैं। डी फाई ई इज इक्वल टू पहले पार्ट की तरह से ये हो जाएगा कितना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, अगेन इट विल बी ई डी ए कॉस 0 एंड फाइनली इट विल बी ई डी ए। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स, यानी मैं सीधे यहां पर लिख दे रहा हूं शॉर्ट में इसको, कुल फ्लक्स, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस ए ई डी ए, फिर से ई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए और ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल दीजिएगा, जो भी हमारा इक्वेशन नंबर आ रहा है। ठीक है ना। अब उसके बाद अगले पॉइंट को हम देखते हैं। यहां पर ये क्या हो जाएगा, गॉस के नियम से गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है कि किसी भी बंद सरफेस से जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है, बाहर आने वाला जो फ्लक्स होता है, उसके भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और अगर यहां पर देखें आप तो इसके अंदर देयर इज नो चार्ज, क्योंकि पूरा का पूरा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो जो आउटर सेल है उस आउटर सेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना। तो इसके भीतर कोई भी आवेश नहीं है। तो पहले गॉस के नियम से क्या जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, और यहां पर 1/ε0 टाइम्स ऑफ 0 यानी कि 0। ये वैल्यू उठा के यहां से यहां रख दीजिए, इंप्लाइज दैट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये अगर आपके पास कोई चार्ज स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, उसके अंदर ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए। पहला ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर, दूसरा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, और तीसरा ई इज इक्वल टू 0। यानी सरफेस के अंदर ई की वैल्यू 0, सरफेस पर ई की वैल्यू मैक्सिमम, और उसके बाद ई की वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। किस अनुपात में, ई
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपात में ई का मान क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। ध्यान से देख लीजिए एक बार इसको आप लोग। तो बच्चों ये जो तीनों फॉर्मूले हमारे पास आए, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू और आर स्क्वायर, दूसरा E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू और कैपिटल आर स्क्वायर, तीसरा E इक्वल टू 0। तो ये किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है इसको जरा हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ग्राफ खींचा है किसके किसके बीच में, E और R के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक, यानी जब तक जो स्मॉल r की वैल्यू है, जब तक ये कैपिटल R से कम है तब तक E की वैल्यू 0 है। जब ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, कैपिटल R के बराबर हो जाती है, तो यहां पर E की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। इस पॉइंट पर जो E की वैल्यू है वो कितनी है, 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर। और जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपात में, है ना, रेसिप्रोकलिटी रिलेशन में ये वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो इस तरह से ये जो हमारे तीनों फॉर्मूले हैं उनको हम इस ग्राफ की मदद से इस प्रकार से हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था गॉस लॉ का, और अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर इसके बाद अगला जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग, तो जो ये जो तीनों फॉर्मूले हमको मिले, ये हम किस किस सिचुएशन में हम इनको अप्लाई कर सकते हैं उसको आपको समझना चाहिए। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब ये स्फेरिकल सेल किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। जब ये स्फेरिकल सेल यानी कि खोखला गोला किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। और साथ ही साथ ये फॉर्मूला तब भी वैलिड है जब ये जो हमारे पास यहाँ पर स्फीयर जो स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल ना होकर के एक सॉलिड स्फीयर है, और वो सॉलिड स्फीयर किससे बना है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, कोई मेटेलिक स्फीयर है। उस केस में भी फॉर्मूला वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो चार्ज हैं कहाँ आ जाते हैं, वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, उसके अंदर कोई भी चार्ज रिजाइड नहीं करता, तो वो भी इसी तरह से बिहेव करता है। तो अब जो अगला एप्लीकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम एक ऐसे स्फीयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऐसे सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ नहीं है, बल्कि किसका बना हुआ है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, जिसकी वजह से जो भी चार्ज उसको दिया जाता है वो चार्ज उसके वॉल्यूम में इक्वली कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसी केस को अब हम लोग इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। Friends, I am going to discuss next application of Gauss theorem, and that is we are going to find the intensity of electric field due to a solid non-conducting sphere। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं कि यहां पर जो स्फीयर है ये नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि अगर ये स्फीयर सॉलिड भी होता, सॉलिड स्फीयर होता और उसके अंदर अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता तो इसके अंदर कोई भी चार्ज रिजाइड नहीं करता, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाता, उसके सरफेस पर आ जाता, और वो किस तरह से बिहेव करने लगता है, एक स्फेरिकल शेल की तरह से बिहेव करने लगता, ठीक है। तो ये स्फेरिकल, ये जो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि ये जो सॉलिड स्फीयर है ये किसका बना हुआ है, किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब जब हम इसको चार्ज देते हैं तो इसका जो चार्ज होता है वो केवल इसके सरफेस पर नहीं रहता, उसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। जैसे अगर आप एक स्पंज की बॉल लें, है ना, और उसको आप पानी में अगर डुबा दें तो उसके अंदर तक पानी चला जाता है, पानी उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे पहले वाले केस को हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉल थी जो अंदर से हॉलो थी, ठीक है, उस प्लास्टिक की बॉल को अगर आप पानी में डिप करते तो पानी केवल उसके सरफेस पर फैलता। तो ऐसे ही अगर हमारे पास क्या था, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल था, या हमारे पास यहां पर क्या था, हमारे पास यहां पर एक स्फेरिकल एक स्फीयर हमारे पास था लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ था, तो चार्ज उसकी सरफेस पर रिजाइड नहीं करता, तो उसका बिहेवियर भी कैसा होता है, स्फेरिकल सेल की तरह से होता है। लेकिन यहां पर जैसे मैंने कहा कि एनालॉजी लेने के लिए, समझने के लिए, हमारे पास एक स्पंज की बॉल है, उसको हमने पानी के अंदर डाला,
तो पानी स्पंज के अंदर चला गया, मतलब पानी उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ स्फीयर है, और उसको जब हम चार्ज देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर इसकी जो रेडियस है, ये जो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस अगर r है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr3। सपोज हमने जिसको टोटल चार्ज दिया वो चार्ज कितना दिया q, तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा q/4/3 πr3। हम इसको इसकी क्या बोलते हैं, हम इसको इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और किस सिंबल से दिखाते हैं इसको, रो सिंबल से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज हम यही कर लेते हैं कि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू q/4/3 πr3, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करके रख लीजिए, आगे हमारा ही काम आएगा, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट जो बात हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं वो ये है कि अब हमें इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उसकी 3 अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है कि वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हम इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो पॉइंट है कहां पर। वो पॉइंट कहां पर हो सकता है, वो इसके बाहर हो सकता है गोले के, वो गोले के ऊपर हो सकता है, या गोले के भीतर हो सकता है, ठीक है। तो हम एक एक करके तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। पहला केस हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, यानी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ध्यान से यहां पर समझिएगा। तो फर्स्ट जो सिचुएशन है, पहला जो केस है वो ये है कि जब मैं इसको इस प्रकार से लिख दे रहा हूं, जब बिंदु P गोले के बाहर है या गोले से बाहर स्थित है, ठीक है ना, गोले से बाहर स्थित है। हम इसको मैथमेटिकली ऐसे दिखा सकते हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ कैपिटल R, है ना। ये जो ओपी डिस्टेंस है ये इसके रेडियस से ज्यादा है। तो फिर वही आपको पता है कि हम यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर एक गॉसियन, एक हमें यहाँ पर सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, क्योंकि ये स्फीयर है तो हमें यहाँ पर एक गॉसियन स्फीयर खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिएगा कि जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ये जस्ट एक सर्कल नहीं है, ये नहीं है, ये बेसिकली ये है। तो ये ऐसे जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये 3 डायमेंशनल आपके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो जब हम इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो वो भी एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल सरफेस होगी, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करा, इस रेडियस को ओपी रेडियस का हमने एक स्फीयर यहां पर खींचा, एक गॉसियन सरफेस हमने खींचा। ये नीचे आ जाएगा थोड़ा, ठीक है ना, इस प्रकार से ये गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। अब अगली जो बात है, अब हम यहां पर जहां पर ये पॉइंट P है, उस पॉइंट P के चारों ओर इस प्रकार का एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेते हैं कि पॉइंट P इसके अंदर स्थित है। और ये जो यहां पर हमने एलिमेंट्री एरिया लिया कहां पर है, इस स्फीयर की गॉसियन सरफेस के ऊपर बहुत छोटा सा एरिया, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी जो एरिया वेक्टर है उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये डायरेक्शन बेसिकली इसी जगह पर है ना। तो कोई कंफ्यूजन ना हो तो हमने इसको थोड़ा सा ऊपर बना दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर वेक्टर E और वेक्टर D ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और इसको हम पहले पिछले वाला जो हमने एप्लीकेशन डिस्कस किया था वहां पर भी हमने यूज किया था, ठीक है ना। तो अब यहां पर अब आप इस एलिमेंट्री एरिया से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालते हैं, यानी क्षेत्रफल अवयव से जाने वाला फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव से जाने वाला फ्लक्स, अवयव से जाने वाला फ्लक्स डी फाई कितना हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर डी ए, स्केलर प्रोडक्ट है, खोलेंगे इसको, ई डी ए कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में इंप्लाइज इज इक्वल टू सॉरी ई डी ए। तो ये फ्लक्स इस एरिया से जा रहा है, लेकिन हमारा काम सिर्फ इस एरिया से चलने वाला नहीं है, हमें तो पूरे के पूरे स्फीयर से जाने वाला फ्लक्स निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स हो सकते हैं सबसे जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे और उसका हम लोग सम कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर उसको करने का आसान तरीका क्या है, इंटीग्रेशन, है ना। उसको करने का आसान तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। तो वही हम करने जा रहे हैं कि जो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालें फाई ई,
तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन इस पूरे के पूरे क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा, अंदर आ जाएगा आपके पास EdA। लेकिन आप देख रहे हैं कि E की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि E चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, दोनों वैल्यू यहां पर नहीं बदल रही है। E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन के अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DA। इंटीग्रेशन ऑफ DA का मतलब इस तरह के जितने छोटे 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 एरिया इस स्फीयर के ऊपर है, आप उन सबको टोटल कर दे। टोटल कर देंगे तो क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा स्फीयर का सरफेस एरिया। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। यहाँ पर r क्या है, स्मॉल r, क्योंकि ये वाला जो आपका स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो स्मॉल r है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4πr²। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब गॉस का थ्योरम क्या कहता है, गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस के नियम से हमें पता है कि phi E इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। यहां Q क्या है, ये वाला जो इसके भीतर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो Q। ठीक है, तो इस सरफेस के अंदर है तो Q हो गया। अब देखिए ये भी phi E है, ये भी phi, दोनों फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों की वैल्यूज आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि E इंटू 4πr², E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। या हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इक्वेशन नंबर 4। फिर वही बात, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको सिर्फ ये सब चीजें हाइड कर दूं और आपसे कहूं कि ये किसका फॉर्मूला है, आप कहेंगे सर ये एक पॉइंट चार्ज हमारे पास है किसी पॉइंट पर Q और उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसका फॉर्मूला है ना। तो यानी यहां पर जो आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से काम कर रहा है कि जैसे ये सारा का सारा जो चार्ज है वो इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है ना। सारा का सारा चार्ज ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे सारा जो चार्ज इस पर फैला हुआ, बेसिकली वो फैला हुआ चार्ज ना होकर के क्या है, एक Q मैग्नीट्यूड का एक पॉइंट चार्ज है जो इस स्फीयर के सेंटर पर इकट्ठा है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है ना, ये हो गया। अब यही जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को अगर हम चाहे तो इन टर्म्स ऑफ रो भी लिख सकते हैं। अगर आप रो को देखें, इस वाले फॉर्मूले को देखें, तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 πr3। अगर आप इस वैल्यू को यहां से उठाकर यहां रख दें तो E हो गया 1/4πε0 4/3 πr³ ओवर r²। ठीक है ना, आप देखें यहां पर आ गया Q इज इक्वल टू रो 4/3 πr³ इसकी जगह पर, नीचे कितना आ गया r²। अब आप देखें हम इसमें क्या क्या चीजें, यहां पर 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू, और रो कहां पर आएगा, रो की वैल्यू आ जाएगी, रो इस जगह पर आ जाएगा, यहां पर रो भी लीजिए, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू रो ओवर 3ε0 ना, रो 3ε0 और ब्रैकेट के अंदर r³ ओवर r²। तो ये इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ रो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से इसको, फिर अगली जो इसकी सिचुएशन है उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है, नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि जब पॉइंट P अब बाहर नहीं, बाहर जो पॉइंट P सरफेस के बाहर था तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रो ये फॉर्मूला आ गया। जब ये पॉइंट P सरफेस के ऊपर है तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस r था ये कितना हो जाएगा, ये यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर, और रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, कैपिटल R। यानी इस वाली सिचुएशन में स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर। तो अगर आप इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में अगर आप स्मॉल r की जगह पर क्या रख दें, कैपिटल R रख दें, तो आपको इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है वो पता चल जाएगी। तो क्या फॉर्मूले आ जाएंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल R²। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 6 एंड नेक्स्ट इज
E इज इक्वल टू रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो आर क्यूब और नीचे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से इसकी पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप देखें ये दिए गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सारी चीजें कांस्टेंट है, रो एक कांस्टेंट है, दिए गए स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट है, वो नहीं बदलने वाला, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। इसका मतलब पूरे के पूरे स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सा ही होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई सेकंड सिचुएशन। ठीक है, अब हम इसमें जो लास्ट सिचुएशन हो सकती है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लास्ट पॉसिबल सिचुएशन है या पॉइंट पी की जो एक और पॉसिबिलिटी है कि वो कहां पर हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम उस केस की बात कर रहे हैं कि व्हेन दिस पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जब ये इसके भीतर है, हमने पहले केस में डिस्कस क्या किया था, ये एक्सटर्नल पॉइंट था, जो पॉइंट पी कहां था, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द स्फीयर। नेक्स्ट केस क्या था, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। ठीक है, और लास्ट में क्या है, ये कहां है, इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। पहले केस में आउटसाइड, दूसरे में ऑन द सरफेस और तीसरे में इनसाइड। ठीक है, तो अब इनसाइड द सरफेस अगर पॉइंट पी है तो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखते हैं। प्रोसेस पूरा का पूरा वही है, पॉइंट पी को मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि यहां पर जो हम आगे करने जा रहे हैं उसमें ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा ना करे। तो ये पॉइंट पी बेसिकली है यहीं पर, और हमने यहां पर एक एरिया एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया कितना है, डी ए है, बाहर लिख दे रहा हूं, और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है, वेक्टर ई, यानी ये यहां की बात हो रही है इस पॉइंट की, और ये पॉइंट पी है, और ये आपके पास चार्ज, ये एरिया आपके पास है, एरिया एलिमेंट या एरिया वेक्टर यहां पर है। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले हम इसी एरिया से, इसी एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से पास होता है, यानी कि वही डी फाई ई पहले की तरह, वही आपको पता है कितना हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यानी कि ई डी ए कॉस 0 यानी कि ई डी ए। ठीक हो गया, अब आप इस पूरी सरफेस से निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, किस पर कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इस एरिया पर, ई डी ए, ई कांस्टेंट है, मैं बहुत ज्यादा यहां पर इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहले हम ये सारी चीजें कर चुके हैं, डी ए, और ये हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब गॉस के नियम से, गॉस के नियम से फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। यहां पर हम क्यू नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि क्यू तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब हम पूरे वॉल्यूम को नहीं ले रहे हैं, अब उसका एक पार्ट ले रहे हैं, छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं। ऑब्वियसली यहां पर जो चार्ज होगा क्यू नहीं होगा, वो क्यू से अलावा कुछ और होगा। ठीक है ना, तो मान लिया इस वाले हिस्से में जो चार्ज है वो कितना है, क्यू डैश है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दें, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश ओवर आर स्क्वायर, है ना। एक फॉर्म तो इसका ये आ गया, लेकिन जो हमारे पास पहले से चीजें हमें पता है, जिन वेरिएबल्स को हम यूज कर रहे हैं, उसी के टर्म्स में क्यू डैश की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, इस क्यू डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, उस चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं जो इस गॉसियन स्फीयर के अंदर है। तो क्यू डैश क्या होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है,
तो इस वैल्यू को अगर आप यहां से उठा के यहां रख दें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0। यहां पर क्या आ जाएगा 4/3πr³ इंटू रो, ठीक है ना, ओवर r²। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो E और r² से इसकी 2 पावर चलेगी, 1 पावर बची। E इज इक्वल टू रो r ओवर 3ε0, ठीक है ना। तो एक तो फॉर्मूला इसका ये आ गया, यानी E की जो वैल्यू है वो R के प्रोपोर्शनल है इस ढंग से। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r एंड कैपिटल R ही लिखना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसकी वैल्यू को यहां से जो रो की वैल्यू है उस रो की वैल्यू को आप यहां से उठाकर यहां भी लिख सकते हैं। अभी हमने क्या करा, क्यू डैश की वैल्यू थी, क्यू डैश की वैल्यू को हमने किसके टर्म्स में रख दिया, वॉल्यूम इनटू रो। वॉल्यूम इसका कितना हो गया 4/3πr³ इंटू रो, ठीक है ना। और यहां पर आपने रख दिया 4/3πr³ इंटू रो, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 नीचे आ गया, यानी आपके पास क्या हो गया रो r ओवर 3ε0। इस टर्म्स में वैल्यू होगी। अगर आप चाहें इसे इन टर्म्स ऑफ आप कैपिटल R भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर आप रो की जगह पर ये वैल्यू रख दें, E इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है Q ओवर 4/3πr³, ठीक है, स्मॉल r ओवर ε0। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से ये 3 है, 3ε0 है इंटू 3 है ना, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/4πε0 QR ओवर, यहां पर क्या आ जाएगा r³, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, यानी यहां पर जो वैल्यू है, ये दोनों ही अगर फॉर्मूले को देख लें, यहां पर भी और यहां पर भी, ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, यानी इसमें क्या हो रहा है, ये वैल्यू R के प्रोपोर्शनल है। यानी स्फीयर के अंदर जब आप इधर से इधर की ओर जाएंगे तो E की वैल्यू बढ़ेगी, यहां पर मैक्सिमम होगी और उसके बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी धनावेशी ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों ही केस जो हमने देखे है ना, जब पॉइंट भीतर है, जैसा अभी हम देख रहे थे कि E की जो वैल्यू है वो R के प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे आप गोले के केंद्र से आगे की ओर बढ़ेंगे E का मान बढ़ेगा, यहां पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगा, यहां पर E की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, और इसके बाद ये जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। डिक्रीज किस रेशियो में होगी, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², सॉरी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², या E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस रेशियो में ये वैल्यू यहां पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एक जो हमने डिस्कस किया। पहले में हमने क्या लिया था, एक हमने स्फेरिकल शेल लिया था, है ना, जो एक हॉलो स्फीयर भी हम जिसको कह सकते हैं, और सेकंड केस हमने एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं गॉस थ्योरम के, जिसमें बड़ी आसानी से हम किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितने भी एप्लीकेशंस हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए, अच्छे से उन सभी को प्रैक्टिस कीजिएगा, सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, ठीक है। थैंक यू।